और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में पहले चरण के मतदान में बड़े परसेंटेज ने एनडीए की सत्तारूढ़ गठबंधन की नींद हराम कर रखी है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की। उसका असर ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से अब वहां पर जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं वो वोट चोरी के दूसरे तरीके भी अब अपनाए जा रहे हैं और कई लगातार आरोप लग रहे हैं यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान भी और उसके बाद स्ट्रांग रूम में भी छेड़छाड़ की कोशिशें हो रही हैं, जिसको लेकर आरजेडी ने तमाम सवाल उठाए हैं। और यही नहीं, चुनाव आयोग से पूछा है कि वो कर क्या रहा है, पर चुनाव आयोग किसी को नहीं बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो इधर वोट चोरी को लेकर अब नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान में जनता ने दिखाया कि किस तरीके से वो बदलाव चाहता है, या फिर बदलाव हो या ना हो, लेकिन ये कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, बिहार में अब तक के चुनाव के जो एक ट्रेंड है वो दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 10% की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो फिर उसमें चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं। नतीजे जो होंगे 14 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या ये वोट चोरी करके चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, या फिर कुछ और हो रहा है, या फिर नतीजे पहले से तय हैं, जैसा कि विपक्ष का कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इंतजाम कर लिया गया था, कुछ उस तरह के नतीजे आने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सब में के बीच चुनाव आयोग कर क्या रहा है। तो क्या कुछ लगाया है आरोप आरजेडी ने आज सुबह ही, उसको हम देखेंगे। किस तरीके से स्ट्रांग रूम को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं कि स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उनको एक एक करके उन कैमरों को ऑफ कर दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अमलेंदु जी, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी इस तरह की बिजली चली जा रही है और वहां पर मतदान जो प्रोसेस है उसको स्लो धीमा कर दिया गया, और उन जगहों पर यह सारा कुछ हो रहा है जिसको कहा जाता है कि ये विपक्षी गठबंधन का स्ट्रांग होल्ड है, वहां उसकी मजबूती है। ऐसे किसी जगह पर नहीं जहां की बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड हो, वहां इस तरह की कोई घटना हो रही है, वहां इस तरह की कोई बात हो रही है। तो आखिर इन सब के पीछे क्या है? ये अचानक हो रहा है या फिर जानबूझकर किया जा रहा है? ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये क्या वोट चोरी, और इसको तो आरजेडी बल्कि वोट डकैती कह रहा है। और साफ तौर पर आरजेडी कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत जो है वो कई दिनों से प्रचार के बिहार में डाले हुए। अब नाम तो नहीं लिया है कौन है सबसे बड़ा वोट डकैत, उसका देखिए ट्वीट है आरजेडी का, यह बता सकते हैं। बिल्कुल, जो वीडियो जारी किया वो भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल, जो वीडियो जारी किया है वहां पर हाजीपुर के स्ट्रांग रूम का, वैशाली जिले में हाजीपुर में बना हुआ है स्ट्रांग रूम, और उसी के बारे में उसी का वीडियो जारी किया है आरजेडी ने, और लिखा हुआ है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है, चुनाव आयोग जवाब दे। आगे लिखा है कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलझुल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, ये आरजेडी ने ट्वीट किया है। नाम तो नहीं लिया है, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट है अमलेंदु जी कि ये सारे आरोप लग किस पर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है समीर जी कि ये किस पे आरोप लग रहे हैं और किसका जो है वो नाम लिया जा रहा है। और ये बगल में हम लोगों के समीर जी वो वीडियो भी जारी किया है जो आरजेडी वो चल रहा है। हाँ। कि किस तरीके से जो है सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है। स्ट्रांग रूम के जो है ये बंद किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जा रही है। प्रधानमंत्री जो हड़बड़ाए हुए हैं, और कल तो जुआन से कट्टा भी चलाने लगे, प्रधानमंत्री गोली चलाने लगे। अभी तो कट्टा चला रहे थे, कल प्रधानमंत्री जुआन से गोली भी चलाने लगे, सब कुछ करने लगे। तो प्रधानमंत्री जो सब कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बौखलाहट साफ तौर पर समझी जा सकती है। कल हम लोगों ने जिक्र भी किया था, और ये भी अमलेंदु जी कि अगर इस भाषा का इस्तेमाल कोई और करे तो क्या चुनाव आयोग तब भी खामोश रहेगा? क्या प्रधानमंत्री को भी कोई ये चेतावनी दी जा सकती है कि आप क्या बोल रहे हैं? गोली चला रहे हैं, सिक्सर चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कट्टा चला रहे हैं, इस तरह की भाषा, और चुनाव आयोग उस पर भी खामोश है। नहीं, चुनाव आयोग तो घबराया हुआ है या बिल्कुल एकदम मिला हुआ है जो आरोप है वही सही है। वरना इस भाषा पे तो प्रधानमंत्री की
जो मतदान का अधिकार है वो निरस्त कर दिया जाना चाहिए जी। कि आप खुलेआम जो है अपराध की बातें कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं जुबान से, कट्टा चला रहे हैं जुबान से, हथियार आप जुबान से लहरा रहे हैं, तो इस पे तो मतलब उनको बाहर कर देना चाहिए जी। मतदान प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग है, नया चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इसके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनको राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े अपराधी हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने सिट्टी पिट्टी गुम है चुनाव आयोग की, ये देखने में आ रहा है जी बिल्कुल। और ये भी देखने में कि किस तरीके से ये वोट चोरी, वोट डकैती, ये आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। राहुल गांधी लगातार खुलासा कर ही रहे हैं और बिहार में जो कुछ हो रहा है सामने दिख रहा है। पहले चरण के मतदान में किस तरीके से यहाँ दूसरे राज्यों के वोटर आकर वोट डाल रहे हैं और बाकायदा तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको लेकर उनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है कि उनका कोई उससे बाल भी बांका होने वाला है। कई सारे उदाहरण हैं और कई, हालांकि चुनाव आयोग ने एक दो जगहों पर उस पर सफाई भी दी है, लेकिन कई लोग, कई मतदाता ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में अभी भी मतदाता हैं और उन्होंने आकर बिहार में भी वोट डाला है। बताएंगे उसको भी कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बने हुए हैं वोटर। लेकिन एक चीज और भी अमलेंदु जी देखने में आई कि कैसे यहां पर तमाम लोग, उनके दोनों हाथ में इंक लगी हुई है, दोनों हाथ में स्याही लगी हुई है, और ये कैसे संभव हो रहा है। वहीं सुबह मतदान के पहले चरण की आप देख सकते हैं, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं, सांसद हैं, वो दोनों ही हाथों में, दोनों ही हाथों की उंगलियों में उनके निशान लगा हुआ है, स्याही लगी हुई है। जो लोग भी वोट दिए होंगे उनको पता होगा सिर्फ एक हाथ में ये स्याही लगती है, लेकिन यहाँ इनके दोनों हाथों में क्यों लगी है, कैसे लगी है, इस पर भी बात करेंगे। पर बहुत सारी धांधली की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी ये बता रही है कि निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है जो आरोप विपक्ष लगा रहा है। और किस तरीके से लगा रहा है, और एक बार सुनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वोट चोरी को लेकर वो क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाए और आरजेडी ने ट्वीट किया ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा विपक्ष एक स्वर से ये तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश है। सुनवाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी का नतीजा क्या होगा ये बहुत हैरान करने वाला है। बिल्कुल बहुत हैरान करने वाला है समीर जी। और ये जो बराबर में हम लोगों के चल रहा है, विजुअल जो चल रहा है, जिसमें शांभवी चौधरी जो पहले सीधे हाथ का दिखाती हैं, फिर उल्टे हाथ का दिखाती हैं, गुर्राते हैं जब अशोक चौधरी गर्व से बता रही हमारे, तो हम हाँ, दोनों हाथों में डाले हैं। अब इसको लेकर जो सफाई आई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना की जी, पहली बात तो ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना जो है ये सफाई क्यों दे रहा है, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना इस समय अलग है और वहाँ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग है जी। तो वहाँ के या तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आनी चाहिए थी कोई स्पष्टीकरण, या चुनाव की तरफ से आना चाहिए था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना के जो डीएम पटना है उनके ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से सफाई आई है, वो भी हम लोग जी बिल्कुल, वो सफाई जो उन्होंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना के ट्विटर हैंडल से कि सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शांभवी के मतदान के पश्चात दोनों उंगली पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस संबंध में 182 बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 61 संत पॉल्स प्राइमरी स्कूल बुद्धा कॉलोनी वहां का दिया गया है कि उनसे पूछा गया पीठासीन अधिकारी से। पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्याही लगाने वाले ने मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ की अंगुली पर स्याही लगा दिया गया था। पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बाएं हाथ की अंगुली पर भी स्याही लगाई गई। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि माननीय सांसद श्रीमती शांभवी ने वहां पर मतदान सेंटर बुद्धा कॉलोनी में इस पर ही मतदान किया, यानी उनका कहना है कि एक ही जगह मतदान किया है। ठीक है, दाहिने में लग गई थी, कोई जरूरी है क्या कि दोनों ही उंगली में लगी रहे? हाँ, नहीं, अगर आपने एक ही में लगा दी थी। और ये कितना विद्वान पीठासीन पदाधिकारी है जिसको ये याद है कि ये ख्याल लोगों में किसके जो थे दाहिने हाथ में लग गया था और किसके बाएं हाथ में लगा गया। जी हाँ, ये बहुत विद्वान है, इसको तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाना चाहिए। इतने विद्वान पदाधिकारी को जो है बनाया जाना चाहिए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लायक है। मोदी जी के लिए ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, ऐसा लगता है समीर जी। बहरहाल ये सफाई आई है, जो सफाई थी वो भी हम लोगों ने बता दी क्या सफाई है। इस तरीके के एक नहीं बहुत से आरोप समीर जी लग रहे हैं। और कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वायरल होता रहा, परसों भी उनका जो विजय कुमार सिन्हा है उनका वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल होता रहा, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से बिहार के अंदर क्या क्या गड़बड़ियां करने की कोशिश की गई। कन्हैया कुमार जो है उन्होंने भी वोट चोरी को लेकर बात कही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात कही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हम लोग सुनते हैं। और इसको जो ये धांधली की शिकायतें आ रही हैं, इस पर मनोज झा ने भी सवाल किया है कि आखिर कैसे एक राज्य में आप वोट दे रहे हैं उसके बाद दोबारा भी दे रहे हैं, और अब तो सीधे हो गया कि आप दोनों जगह वोटर भी बने हुए हैं।
बात करेंगे उसकी, पहले सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वोट चोरी को लेकर की शिकायतें आ रही हैं, बहुत हैरान करने वाली है। लेकिन अमलेंदु जी, ये धांधली की, वोट चोरी की पहले भी आ रही थी और लग रहा है कि इसी की प्रतिक्रिया में बढ़ चढ़कर बिहार में लोगों ने मतदान किया है। 65% रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। पिछली बार लगभग 55% के करीब मतदान हुआ था, उससे 9-10% ज्यादा मतदान है। और बिहार में ये देखा गया है कि इतना ज्यादा मतदान जब होता है तो सरकार बदलती है, और यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि बहुत कम मतदान जब हुआ हो तब भी सरकार बदली है, लेकिन 5% के ऊपर के मतदान में हमेशा सरकारों के बदलने का एक ट्रेंड देखा गया है बिहार में। हाँ बिल्कुल, 5% पे एक ट्रेंड देखा गया बदलने का, चाहे कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, सरकार बदलती है। यहाँ 5% बढ़ा है और समीर जी, ये बढ़ना जो है ये साफ संकेत है कि जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, और पहले से राहुल गांधी ने जिस तरीके से सचेत किया, वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, 65 लाख लोगों के लगभग जो थे वो नाम काट दिए गए, और उनमें से अधिकांश लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं जमीन पे। और कई इस तरीके के विजुअल्स आए कि एक ही गांव में 500 नाम काट दिए गए, 170 नाम काट दिए गए, BLO को वहां घेरा गया, इस तरह की खबरें भी वहां आ रही थी। तो इससे लोग सचेत हो गए और फिर भरपूर जो है उन्होंने मतदान किया है कि तुम अगर 20% की चोरी करोगे तो हम इतना भर देंगे कि आप 20% की चोरी के बावजूद जो है वो आप कुछ गड़बड़ ना कर पाए। तो इस तरीके से वहां मतदान हुआ, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसको लेकर समीर जी, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं। मनोज झा हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बातचीत कही है और उन्होंने सवाल उठाया कि भाई आप कैसे एक ही जगह जो है आप वोटर हैं और आप कई कई जगह जाकर आप वोट डालाते हैं। और कहा कि ठीक है, संवैधानिक उस पर मतलब कानूनन उस पर कोई अगर नहीं है तो, लेकिन वो कानूनन अगर आप सही है तो जरूर थोड़ी कि आप सैद्धांतिक तौर पे और नैतिक तौर पे सही है। और ये तो राकेश सिन्हा का जो साफ तौर पे नाम आ रहा है, वो तो संघ के दुष्प्रचारक भी बताए जाते हैं। हालांकि वो विचारक कहते हैं कि संघ के विचारक, तो संघ में विचारक तो होते नहीं है, प्रचारक दुष्प्रचारक सब होते हैं। हालांकि उनको अगर विचारक मान भी लिया जाए, भले आदमी हैं राकेश सिन्हा जी, और उनके पिताजी बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, तो अब वो संघ में चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार पिताजी से उनको मिले, अपने अच्छे संस्कार मिले हैं। तो लेकिन इसके बावजूद अगर वो RSS के संस्कार होते हुए अगर इस तरीके से गड़बड़ झाला कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि भाई ये मैंने तो भारत अपना वोट कटवा दिया था दिल्ली से, लेकिन आपने दिल्ली में वोट डाला था, उसके बाद आपने वो कटवाया। तो ऐसा थोड़ी है कि आप साल में 3 विधानसभा चुनाव में जाकर के आप वोट डाल। हाँ, लेकिन अमलेंदु जी, कई ऐसे आ रहे हैं उदाहरण और भी सामने आए हैं जो अभी भी दूसरे राज्यों में वोटर है। हाँ, उसको भी हम बताएंगे। और वहां उन्होंने जाकर बिहार में भी वोट डाला। राकेश सिन्हा का मामला अलग है, उनका दावा है कि उन्होंने दिल्ली में अपना नाम कटवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में जब फिर चुनाव होंगे तो क्या वो बिहार से कटवा कर फिर दिल्ली में कर लेंगे? और नैतिक रूप से चूंकि वो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनको वहीं पर नियमतः उनको वहीं पर होना चाहिए। खैर, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन 2-2 राज्यों में अगर लोग मतदाता सूची में हैं और जाकर वोट डाल रहे हैं तो इस SIR के जरिए चुनाव आयोग ने किया क्या? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते हैं मनोज झा को, RJD सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं और मतदाता सूची में कैसे 2-2 राज्यों में लोगों के नाम हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने दूसरे राज्य में वोट डाला और अब आकर वो दूसरे राज्य में। एक फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर, उन्होंने कुछ लोगों के उदाहरण दिए हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। जो तमाम दुष्प्रचार होते हैं, गलतियां की जाती हैं, उनका फैक्ट चेक करके वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक किसी सज्जन का नाम दिया है, उनके बारे में लिखा है कि ये मिस्टर प्रभात कुमार है। 8 नवंबर को उन्होंने बिहार में अपना वोट 6 नवंबर को उन्होंने अपना बिहार में वोट डाला। 23 जनवरी 2025 को उन्होंने देहरादून नगर निगम चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मतदान किया। 19 अप्रैल 2024 को उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मतदान किया। 14 फरवरी 2022 को उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मतदान किया। 11 अप्रैल 2019 को उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मतदान किया। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने देहरादून नगर निगम चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मतदान किया। और उनके मतदान की सारी तस्वीरें उन्होंने खुद अपनी पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। और अब वो दे रहे हैं कि उत्तराखंड से बीजेपी नेता, अच्छा ये बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। इनका प्रभात कुमार का मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक नंबर अभी भी सक्रिय है। देहरादून उत्तराखंड का मतदाता पहचान पत्र रखने वाला व्यक्ति बिहार में आकर वोट कैसे दे सकता है? हमने 2024 में मतदान करते समय उनकी तस्वीर के बैकग्राउंड से उनके मतदाता पहचान पत्र नंबर की, एपिक नंबर की जानकारी प्राप्त की, जिसमें लिखा है सनातन धर्म इंटर कॉलेज, रेसकोर्स रोड, देहरादून। उनके पिता का नाम भी मेल खाता है।
बिहार से उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर भी, एपिक नंबर भी मिला, लेकिन दोबारा पुष्टि के बाद इसे साझा करूंगा। चुनाव आयोग को बहुत कुछ जवाब देना है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, वो खुद ही हर जानकारी ये दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। उसी का स्क्रीनशॉट लेकर और उनके वोटर आईडी नंबर यानी एपिक नंबर जो होता है उसका नंबर लेकर ये मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है। और ऐसे कई उदाहरण है। यानी यहाँ राकेश सिन्हा की बात हो रही थी, उन्होंने तो दिल्ली में मान लीजिए अपना नाम कटवा दिया वोटर आईडी से और यहाँ बिहार में जुड़वा लिया। ये साहब तो उत्तराखंड के सारे चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भी वोट डाल रहे हैं और फिर आकर बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। अब क्या किया है चुनाव आयोग ने इस एसआईआर में, कितना शुद्धिकरण कर पाया है। और प्रभात कुमार बीजेपी के नेता है, ये जितनी खबरें आ रही हैं ये सारे बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जितनी भी खबरें आ रही हैं सब बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। एक कोई भाटी साहब का भी बहुत वायरल हुआ है जी, तो उन्होंने यहाँ भी वोट डाला है, उत्तराखंड में भी डाला है, बिहार में भी वोट बिहार में भी डाला। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत से जो है भाटी साहब बिहार कैसे पहुंच गए अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो ये इसका मतलब जो संजय राउत ने कहा था कि 40 लाख मतदाता जो है इन्होंने हरियाणा में वोट डाला, फिर महाराष्ट्र में वोट डाला, अब ये बिहार पहुंच जाएंगे, तो पहुंच गए बिहार। खबरें आने लगी हैं। तो चुनाव आयोग ने जो किया है एसआईआर के जरिए समीर जी, 65 लाख नाम काटे ही नहीं है, जोड़े भी लगता है कि 65 लाख के आसपास नए नाम फर्जी जोड़े भी हैं। जी हाँ, ये आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वरना इस तरह की चीज कैसी है। अब बताइए, भीखू भाई दलसानिया गुजरात में रहने वाले हैं जी, गुजरात के बीजेपी के नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं, गुजरात में भी वोट डाला उन्होंने और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। तो ये इस तरीके से चल रहा है। चुनाव आयोग इस पर खामोश है, कोई बता ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग कोई जवाब ही इस पर नहीं दे रहा है, साफ सूख गया है चुनाव आयोग को इस मसले को लेकर। जी बिल्कुल। और पवन खेड़ा को सुनते हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी वोट चोरी को लेकर और जिस तरीके से यहाँ ये सारा मामला वोट चोरी का है कि वोट चोरी के कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सारे तरीके चुनाव आयोग अपना रहा है। हाँ, उसको ये सब करने के लिए दबाव भले ही कोई दूसरा डाल रहा है, उसको ये सब करने के लिए भले ही कोई और मजबूर कर रहा है, लेकिन हो तो ये सारा कुछ चुनाव आयोग की तरफ से ही हो रहा है। और चुनाव आयोग इन सारे आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है, खामोश है पूरी तरह से। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग ही कर रहा है। अब यहाँ बिहार के या उत्तराखंड के, दिल्ली के, गुजरात के लोग जाकर बिहार में वोटर बन गए हैं और चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए ऐसे लोगों को जाकर वहां वोटर बना दिया है। और वो सारे के सारे बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और उससे जुड़े हुए लोग हैं। क्या कुछ किया एसआईआर में, इसीलिए कह रहे हैं पवन खेड़ा की वो फ्लॉप शो है। लेकिन चुनाव में ये सारी चीजें हो रही हैं, इनके बावजूद जिस तरह से बड़ी संख्या में ऐतिहासिक मतदान किया है बिहार के लोगों ने, निश्चित तौर पर बीजेपी उससे परेशान दिखाई पड़ रही है। और आरोप जो आरजेडी की तरफ से लग रहा है, विपक्ष की तरफ से लग रहा है कि कैसे वहां पर स्ट्रांग रूम में धांधली करने की कोशिश की जा रही है, मतदान के दौरान धांधली करने की कोशिश की गई और ये वोट चोरी के जरिए तो की ही गई है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि इन सब का भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अपना बयान दे रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। पता नहीं चर्चा में रहने के लिए ही ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर यही कर रहे हैं। कट्टा गोली बंदूक, एक बार सुनते हैं। आज बनारस में वो थे, तो बनारस में वहाँ पर एनएसयूआई के छात्रों ने और वहाँ पर बीएचयू के छात्रों ने उनका नारे लगाए, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पर प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में क्या कुछ कह रहे हैं, एक नमूना उसका देखते हैं जो कल उन्होंने कहा है। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री की जबान पर एकदम रट सा गया है अमलेंदु जी। जितनी सभाएं हो रही हैं, दिन भर में अगर 10 सभाएं हो रही तो 10 सभाओं में कट्टा गोली बंदूक की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 10 सभाओं में कट्टा गोली बंदूक की बात कर रहे हैं। और ये कट्टा गोली बंदूक जो है जी, पता नहीं प्रधानमंत्री जेब में रख के चल रहे हैं कट्टा गोली, पता नहीं क्या है, या उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, दिल के अंदर है, ये पता नहीं, तो प्रधानमंत्री जाने। लेकिन भाषा का जो स्तर गिरा है, सोशल मीडिया पे थोड़ा रोक रहा हूँ। सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद ही डरे हुए हैं।
कि बिहार के लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका आभास उनको हो गया है। हाँ, तो इसका आभास प्रधानमंत्री को हो गया है। और नीतीश कुमार का पोस्टर जो है जी पहली बार भाजपा के दफ्तर में यूं ही नहीं लग गया है। यानी अब हार हो तो नीतीश कुमार की जिम्मे डाली जाए जी। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित अभी भी नहीं करेंगे नीतीश कुमार को, लेकिन हार होनी है तो नीतीश कुमार की जिम्मे मर दी जाए। तो नीतीश कुमार का पोस्टर बीजेपी के दफ्तर में लग गया है। तो ये समझ में आ सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है इसको लेकर ट्वीट किया है। कल जिस तरीके से आज जो गिरफ्तारियां हुई है वहाँ बीएचयू में और प्रधानमंत्री जाने से पहले, ये इसको लेकर ट्वीट किया। वो आप बता सकते हैं कि क्या कहा है? युवाओं से डर गए मोदी, कैसे डर गए? जी बिल्कुल। और बता, वहाँ पर बनारस में उन्होंने 4 वंदे भारत ट्रेनों का आज को हरी झंडी दिखाई बनारस से, और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो छात्र एनएसयूआई के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि युवाओं से डर गए मोदी। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में छात्र वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन छात्रों की आवाज से डरी सहमी बीजेपी सरकार ने विरोध से पहले ही एनएसयूआई बीएचयू प्रेसिडेंट सुमन आनंद को हॉस्टल में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई छात्रों को हॉस्टल और लाइब्रेरी में कुख्यात अपराधियों की तरह तलाशा जा रहा है। ये वोट चोरी के खिलाफ युवाओं की आवाज दबाने की एक कायरतापूर्ण और नाकाम कोशिश है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने बीजेपी की चुनावी चोरी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिससे बीजेपी बौखला उठी है और विरोध को दबाने की कोशिश में लगी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी, याद रखें, देश जाग चुका है, उनकी वोट चोरी का खेल खत्म होने वाला है। और चूंकि बनारस वो सीट है जहां पर वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है, वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय ने, क्योंकि वाराणसी से वो अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और वहां उन्होंने कहा, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी के जरिए प्रधानमंत्री को जिताया गया, वरना वो लाखों वोटों से वहां हार रहे थे। और शुरुआती दौर में जब मतगणना हो रही थी तो कई दौर तक, लगभग 8-9 राउंड तक वो लगातार पीछे थे प्रधानमंत्री मोदी। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी पीछे थे और अचानक से फिर आगे हो गए थे। हालांकि 4.5 लाख का जो उनका मार्जिन था वो 1.5 लाख रह गया इसके बावजूद। लेकिन जो आज बनारस में उनके कार्यक्रम को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर खूब हल्ला मच रहा है। समीर जी, एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसने एक एक्स पर पोस्ट की है, वो भी आप बता सकते हैं कि उसने क्या लिखा है कि बनारस में गली गली में शोर आखिर क्या है। जी हाँ, कि उनका सांसद वोट चोरी करके चुनाव जीता है। नरेंद्र मोदी आज बनारस में है और इतना डर गई कि कहीं कोई वोट चोर गद्दी छोड़ न बोल दे। गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। यूपी पुलिस बनारस में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। जनता भरपूर जवाब देगी। बनारस बीएचयू में बड़ी संख्या में बिहार के छात्र पढ़ते हैं और वहां पर उनको, जैसे अभी कांग्रेस के ट्वीट में लिखा गया कि खतरनाक अपराधियों की तरह उनको हॉस्टल्स में ढूंढा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल गिरफ्तार किया जा रहा है। वहाँ के एक छात्र की वीडियो जो है वो भी कांग्रेस ने जारी किया, वो भी हम देखेंगे वो छात्र क्या बता रहा है कि किस तरीके से वहाँ हॉस्टल्स की तलाशी ली जा रही है, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है आधी रात से ही। वो भी हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं वहां पर छात्र, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उस छात्र का वीडियो जारी किया है। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है प्रधानमंत्री की कार्यक्रम से पहले वहां पर छात्रों के खिलाफ। प्रियंका गांधी की बिहार में चुनावी सभा, वोट चोरी, और उन्होंने कहा था कि मैं हर चुनावी सभा में चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम लूंगी, और वही उन्होंने फिर दोहराया आज इस सभा में वोट चोरी को लेकर। और तो नारे भी लगवाए, नारे भी, जी हाँ, आज तो नारे लगवाए कि बताओ वोट चोर कौन है। जनता ने नारे भी लगाए। जी हाँ, जनता ने नारे भी लगाए और उन्होंने नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और तीनों चुनाव आयुक्तों का। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रट लगाए हुए हैं एक खास चीज की, जिसका जिक्र भी हमने किया था कि कल की सभा में उन्होंने कहा 2 दिन पहले की हर चुनावी सभा में, एक दिन में अगर उनकी 10 सभाएं भी हो रही हैं तो 10 सभाओं में उसका जिक्र कर रहे हैं। और आज फिर अब से थोड़ी देर पहले उनकी जो एक जनसभा हुई बिहार में, वहां भी उन्होंने उसी का जिक्र किया। सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। वही चीज आपको भी याद हो गया होगा कि प्रधानमंत्री के सामने कौन से मुद्दे हैं बिहार के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए। उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको हर चुनावी सभा में वो उठा रहे हैं, और उस चुनावी सभा में क्या कुछ कहा उसको सुनेंगे हम लोग। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भाषा दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चिंता जताई जा रही है।
बिल्कुल, सोशल मीडिया पर बहुत चिंता जताई जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री का अगर स्तर इतना गिर रहा है, भाषा का स्तर प्रधानमंत्री का इतना गिर रहा है, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और जी जो राजनीति है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। कहाँ तो भाजपा आरएसएस राजनीति में शुचिता की बात किया करते थे और आज ये प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन भागवत के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि मोदी जी आप थोड़ी मर्यादा रखिए, इतना तो बोल ही सकते हैं। अटल जी ने कम से कम साहस दिखाया था कि नरेंद्र मोदी जी कहने का राजधर्म निभाओ, लेकिन मोहन भागवत के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि एक बार भी नाम लेके कह सके कि नरेंद्र मोदी थोड़ी मर्यादा रखो, लेकिन ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अब ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये हार की हताशा जो है कि जो होने वाली है हार, उसकी हताशा क्या प्रधानमंत्री के सिर पर चढ़कर बोल रही है समीर जी, ये सवाल भी उठने लगा है। क्योंकि ये भी होने लगा है कि अब नरेंद्र मोदी अमित शाह आप साफ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है। जी, एनडीए की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। वो भी हम सुनेंगे क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज की सभाओं में क्या कहा। आज जो वहां पर चुनावी सभाओं कर रहे हैं, और ये कट्टा एकदम प्रधानमंत्री की जबान पर चढ़ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ये बिहार के लोगों के लिए यही है इस समय, और वो कट्टे का बार बार जिक्र कर रहे हैं और बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि कट्टा होता क्या है। जो लोग अब कट्टा भूल गए होंगे तो शायद उनको याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जान लें कि क्या होता है कट्टा। लेकिन समीर जी बात यह है कि बिहारी तो भूल चुके कट्टा क्या होता है, कि प्रधानमंत्री कट्टा लिए घूम रहे हैं। मतलब जेब में रख के चल रहे हैं कि जुआन पे रख के चल रहे हैं, समझ में नहीं आता आखिर इतना प्रिय क्यों है कट्टा प्रधानमंत्री को। भाई मुद्दों की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते कि 2 करोड़ रोजगार का जो वायदा किया था तुमसे कितने रोजगार दे दिए गए और इस साल कितने रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते कि बिहार के विकास के लिए क्या किया। अब मैं देख रहा था अमित शाह जी कह रहे थे कि वो एनडीए की सरकार को आने दो, 5 साल में जो है वो बाढ़ मुक्त कर देंगे बिहार को। अरे 20 साल से वहां तेजस्वी की सरकार थी क्या? 20 साल से तो आप ही की सरकार थी भाई, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, तो अब तक बाढ़ मुक्त क्यों नहीं कर दिया। और जो आपने केंद्रीय बजट में बिहार के उसको बाढ़ मुक्त कराने के लिए पैसा दिया था, उसका क्या हुआ? कोई हिसाब किताब है? कहाँ चला गया? वो चूहे उतर गए? क्या हो गया उस बजट का? तो जो अब तक आपने किया बताइए ना, अब तक आपने बिहार के लिए किया क्या, ये बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप कट्टा कटुता क्रूरता की बात आप कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो चर्चा चल रही है वो यही है कि हार, संभावित हार जो है उसकी जो है हताशा जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखाई पड़ने लगी है। आज पता नहीं प्रधानमंत्री ने अपना मेकअप वेकअप ठीक से कराया कि नहीं कराया, या हवा वहाँ ज़्यादा चल रही है, तो आज वो चेहरे पे वो उस तरीके का तेज भी प्रधानमंत्री की दिखाई नहीं पड़ रहा है समीर जी। और इधर अब लेंदु जी जो एनडीए के भीतर जेडीयू और बीजेपी के दोनों के बीच में चल रहा है, उसका भी अब नतीजा दिखाई पड़ने लगा है। और गृह मंत्री अमित शाह अब सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार और एनडीए की भी सरकार नहीं। प्रधानमंत्री तो अपनी चुनावी सभाओं में एनडीए की सरकार की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं बिहार में। सुन लेते हैं क्या कहा है अमित शाह ने चुनावी सभा में, और उसको लेकर चर्चा हो रही है। 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। और हालांकि नीतीश कुमार इन सारी चीजों को पहले ही भांप गए, और जो रणनीति नीतीश कुमार ने चली है उसका बड़ा साफ असर दिखाई पड़ा है पहले चरण के मतदान में। बिल्कुल समीर जी, पहले चरण के मतदान में साफ उसका असर दिखाई पड़ा है। और नीतीश कुमार भी अब सीधे सीधे जो है वो बीजेपी को सबक सिखाने पे लग गए हैं। आधा सबक सिखा दिया है, आधा वो दूसरे चरण में सिखा देंगे। और इसीलिए अब वो भय और हार की हताशा जो है वो अमित शाह के चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ज्ञानेश कुमार की मदद भी शायद काम नहीं कर पा रही है, ऐसा आभास शायद बीजेपी को हो गया है समीर जी। ये देखने में आ रहा है। अब जो भी हो, जो भी बातें हो, लेकिन ये समझा जा रहा है कि किस तरीके से बिहार में बैकफुट पर बीजेपी और एनडीए जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री खुद जो है वो एक तरीके से बैकफुट पर जाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। और इधर जिस तरीके से पहले चरण में 65% वोटिंग हुई है उसको लेकर उत्साहित है विपक्ष। भले ही एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है उसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह 160 सीटें पाने की बात कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हो। लेकिन विपक्ष का क्या कहना है, एक बार सुनते हैं क्या कहा है। वीआईपी के नेता है मुकेश सैनी, वो कह रहे हैं कि इस बम्पर वोटिंग का नतीजा क्या होगा। नतीजे हालांकि 14 तारीख को ही पता चलेंगे, लेकिन जो ट्रेंड कहते हैं बहुत स्पष्ट है कि इतनी ज्यादा वोटिंग जो हुई है पिछली बार की वोटिंग के से लगभग 9% ज्यादा वोटिंग हुई है, ये क्या नतीजे दे सकती है। सुनते हैं मुकेश सैनी को क्या कह रहे हैं। कुछ आभास मिल रहा है, वो स्पष्ट है कि क्या होने वाला है। लेकिन इधर
भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश में है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। चुनाव भले 101 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। यानी एनडीए का कुनबा जो है वो वहां पर खत्म हो गया। उनकी बातों से, उनके भाषणों से ऐसा एहसास हो रहा है। और अमित शाह ही है जो कई बार कह चुके कि ये स्पष्ट वो संदेश दे चुके कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। विधायक दल के लोग जो है वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और उन्हीं की बात जेडीयू के नेता लल्लन सिंह भी करते हुए दिखाई पड़े हैं कई बार। खैर, क्या कुछ होता है देखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने भी जो चाल चली है उस चाल में बीजेपी बुरी तरीके से अपने को पस्त पा रही है। और इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी ने अपने सारे घोड़े छोड़ दिए हैं, दौड़ा दिए हैं, बावजूद इसके पहले चरण की वोटिंग में कोई फायदा उनको नहीं हुआ है। सुनते हैं क्या कहा है तेजस्वी यादव ने कि कौन सी ए टीम, बी टीम और किनको किनको भेजा है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री खुद लगातार वहीं डटे हुए हैं, बिहार में ही डटे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी डटे हुए हैं। बावजूद इसके पहले चरण की वोटिंग का संदेश बिल्कुल उससे अलग जा रहा है जिसका दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सुनते हैं चोरी को लेकर। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए और इनमें सबसे बड़ा जिस घोड़े की बात हो रही है वो हो रही है चुनाव आयोग की बात। किस तरीके से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वोट चोरी के तमाम नए तरीके निकाले जा रहे हैं और हर तरीके का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में कर रही है। उनका भी, जिनका अब तक दूसरी जगहों पर कर चुकी है, और कई नए तरीके भी यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कई नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और किस तरीके से प्रच्छन्न सहयोगी खड़े किए जा रहे हैं चुनाव में, ये भी सब आया सामने। तेजस्वी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। किस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए खेल किया जा रहा है ये इशारा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी सीधे सीधे नारे लगवा रही हैं, वोट चोर कौन है, तीनों चुनाव आयुक्तों को लेकर जो है नारे जनसभा में लग रहे हैं। तो समीर जी, अगर इतना अविश्वसनीय चुनाव आयोग है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू अगर इतने ज्यादा विश्वसनीय हैं, तो कैसे लोकतंत्र विश्वसनीय बना रहेगा, ये प्रक्रिया कैसे विश्वसनीय बनी रहेगी, इस पर तो सवाल उठेंगे ही। जी बिल्कुल, और चिंता भी जताई जा रही है कि आखिर फिर लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखा जाएगा अगर इसी तरीके से चुनाव आयोग का काम होता रहा। चुनाव आयोग इसी तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करता रहा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को क्या कह रहे हैं। तरीके से वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा, और जाहिर सी बात है कि जो तमाम बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि कट्टे की बंदूक की, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये मुद्दे हैं, जो मुद्दे प्रभावी हैं इस समय बिहार चुनाव में, उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। लेकिन पहले चरण के मतदान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों से ध्यान किसी का हटा नहीं है। अमलेदु जी, बिल्कुल इन मुद्दों से बिल्कुल ध्यान नहीं हटा, बल्कि एक बड़ा मुद्दा है जी। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट चोरी की बात की, कन्हैया कुमार भी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी वोट चोरी पर नारे लगवा रही हैं। यानी वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ। और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा को लेकर, H-5 लेकर, वो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले किया। अब समझ लीजिए, देखना ये है कि जो दूसरा चरण का मतदान होगा 11 तारीख का, उससे पहले 10 तारीख को राहुल गांधी क्या करते हैं। जी, ये भी अब देखना होगा। तो एक बड़ा मसला जो है ये है, एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि 10 तारीख को भी राहुल गांधी कोई और बड़ा जो है H-5 लेकर आए। जी, ये भी संभावनाएं जताई जा रही है। हाँ, कोई नई फाइल लेकर आए, क्योंकि वोट चोरी को लेकर जो बातें कही उन्होंने की, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी, महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान भी। तो खैर क्या होता है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार घिरी नजर आ रही है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा इसमें घिरी नजर आ रही है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है तारिक अनवर, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जो बम्पर वोटिंग बिहार में हुई है, इसका ये क्या संकेत दे रही है। इस तरह से मतदाताओं का निकलना, बाहर निकलकर वोट देना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, क्या कुछ कहता है। में ये साफ संकेत दे रही है कि मौजूदा सरकार को
बदलने के लिए लोगों ने वोट दिया है। और ट्रेंड बिहार के और सामान्य तौर पर चुनाव के ट्रेंड यही बताते हैं कि अगर वोटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इसका साफ मतलब होता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। ये कई बार हुआ है, हालांकि कोई गणित का नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये होते दिखा है। और बिहार के अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इस तरीके से जब ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़े हैं तो हमेशा सरकारें बदली है और यही संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं वोट चोरी को लेकर, स्ट्रांग रूम में सीधे लगाया है आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कि कैसे स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों को बंद किया जा रहा है और उसके बाद रात में, बिल्कुल मध्य रात्रि में वहां पर गाड़ियां जाती हैं, उन गाड़ियों में क्या रखा है और ईवीएम मशीनें रखी हैं, क्या कुछ रखा है, इस सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं ताकि कुछ पता भी न चले। ये आरोप है। हालांकि इन आरोपों पर अभी भी अमलेंदु जी चुनाव आयोग का कोई बयान नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण या कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, हमने तो कम से कम नहीं देखा समीर जी, और आया हो तो हमारे दर्शक भी हमारी मदद करें कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या अपनी जो है सफाई दी है। हमने कम से कम नहीं देखा कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई सफाई दी हो और बताया हो कि वहाँ स्ट्रांग रूम में क्या क्या गड़बड़ी हो रही थी और क्यों हो रही थी या गड़बड़ियाँ नहीं हो रही थी। जो भी है चुनाव आयोग की तरफ से कम हमने समीर जी नहीं देखा है। और 1 घंटे से तो हम लोग लगातार लाइव ही हैं और इसके बाद हमने नहीं देखा है, तो नहीं आया है उनका। कोई इस पर जवाब नहीं आया है, स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर स्ट्रांग रूम में वहाँ पर हाजीपुर जहाँ की बात हो रही है वैशाली जिले में, क्यों वहां पर रात में सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उसके बाद वहां पर पिकअप गाड़ियां, जो सामान ढोने वाली गाड़ियां होती हैं, वो वहां पर क्यों जा रही थी, अंदर भी जा रही थी और फिर अंदर से बाहर आ रही थी, क्या कुछ हो रहा था। इन सब को लेकर कोई जवाब चुनाव आयोग का नहीं आया है। आगे आता है या नहीं आता है, लेकिन तमाम सवाल जो चुनाव में धांधली को लेकर पूछे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, ज्यादातर में चुनाव आयोग खामोशी ही है। कोई उसका वो संज्ञान नहीं ले रहा है कि आखिर राजनीतिक दल है, जिम्मेदार लोग हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, यही चुनाव आयोग उनको मान्यता देता है, उनका भी कुछ पूछने का अधिकार है चुनाव आयोग से। और चुनाव आयोग क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और उस पर जो ये आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये बेहद खतरनाक आरोप है। और बार बार तमाम उदाहरणों से, तमाम तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती रहती है कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि कैसे वो इन आरोपों से मुक्ति पाए और जवाब दे कि ये सारी चीजें सही नहीं है। लेकिन अब तक चुनाव आयोग कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाया है। इंतजार रहेगा उसका जवाब आता भी है या नहीं आता है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग वहां बीजेपी के साथ मिलकर आ गया है। जी हाँ, स्टेट वैशाली का आ गया है समीर जी। हाँ। और उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में लिया गया है, जांच की जा रही है, शीघ्र ही अपडेट प्रदान किया जाएगा। तो ये चलिए, ये आया हुआ है वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैशाली का, जहां की घटना का ये जिक्र किया था आरजेडी ने कि वहां पर इसका संज्ञान लिया गया है। उसको गलत नहीं बताया गया है कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे किसी भी आरोप को सीधे वो फेक बता देते हैं, लेकिन वहां मिसलीडिंग बता देते हैं, तो वहां पर नहीं मिसलीडिंग बताया गया। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वैशाली के हैं उन्होंने कहा है कि संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, बिल्कुल यही आया है कि संज्ञान में आ गया है और इसकी जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसकी मतलब मामला संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है। और ये लिखा है उन्होंने कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है, जांच की जा रही है, शीघ्र ही अपडेट प्रदान किया जाएगा। और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और सीईओ बिहार जो है उनको साथ में टैग किया गया है जी, आरजेडी के उस ट्वीट के कोट करते हुए। बिल्कुल, तो आरजेडी के ट्वीट को कोट करते हुए ये वहां पर वैशाली के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से ये आया है कि जांच की जा रही है। देखते हैं क्या नतीजा आता है। बताया गया है कि जल्दी ही अपडेट दिया जाएगा। खैर।